Hello everyone, welcome to Jivant classes. Today I will tell you about adrenal gland. We have already discussed about adrenal gland or adrenal medulla part we have already completed. Now I will tell you about adrenal cortex and its secretion. तो आज हम लोग adrenal cortex और उसके secretion के बारे में बात करेंगे, यानी कि उसके hormones के बारे में डिस्कस करेंगे. तो ऑलरेडी एड्रिनल ग्लैंड का हम मेडुला वाला पार्ट देख चुके थे, एक आप देख सकते हो ये ऑलरेडी है. हम अब बात करेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में, यानी कि एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट एड्रिनल कॉर्टेक्स इज डिवाइडेड इनटू 3 डिविजन्स. द फर्स्ट पार्ट इज जोना ग्लोमेरुलोसा, सेकेंड इज जोना फेसिकुलेटा एंड द थर्ड इज जोना रेटिकुलरिस. तो जोना ग्लोमेरुलोसा और फेसिकुलेटा और रेटिकुलरिस, इन तीनों पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड इनके सिक्रीशन के बारे में डिस्कस करेंगे. इनके जो सिक्रीशंस हैं उनको हम लोग आज डिस्कस करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. कॉर्टेक्स वाले रीजन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या सिक्रीशंस हैं. ठीक, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात करें तो एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या सिक्रीट करता है? इट प्रोड्यूसेस और इट सिक्रीट स्टेरॉयड हार्मोन्स. ठीक है, इससे किसका सिक्रीशन होता है? स्टेरॉयड हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है. ठीक है, दीज हार्मोन्स आर स्टेरॉयड हार्मोन्स. और इसलिए इन हार्मोन्स का जो नाम है, दीज हार्मोन्स आर कलेक्टिवली, ऑल ऑफ दीज हार्मोन्स आर, ग्लोमेरुलोसा की बात करें, फेसिकुलेटा की बात करें या रेटिकुलरिस की बात करें, ये तीनों ही जोन से जो हार्मोन सिक्रीट करते होते हैं, दीज आर कॉल्ड कॉर्टिकॉइड्स. इनको हम क्या बोलते हैं? कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं. कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड कॉर्टिकॉइड्स. अगर हम बात करते हैं कॉर्टेक्स की, एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है वो येलोइश कलर का होता है. इट इज़ येलोइश इन कलर. ठीक है, येलोइश कलर का हमको दिखता है, पीले रंग का दिखता है. और जो इसका ओरिजिन होता है वो हमारी मीजोडर्म वाली लेयर से होती है, यानी कि दे आर मीजोडर्मल इन ओरिजिन. ये मीजोडर्मल होते हैं इन ओरिजिन, यानी मीजोडर्म वाली लेयर से ओरिजिनेट होते हैं. बात करते हैं इनके पार्ट्स की, तो दे आर डिवाइडेड इनटू, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, डिवाइडेड इनटू 3 जोन्स और 3 पार्ट्स, वी कैन से 3 जोन्स या पार्ट. ठीक है, 3 जोन्स में डिवाइडेड होते हैं. और ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है 3 जोन्स क्या होते हैं. जोना ग्लोमेरुलोसा, सेकेंड वन इज जोना फेसिकुलेटा, and third is जोना रेटिकुलरिस. ठीक है, ये 3 जोन्स होते हैं जिनमें डिवाइडेड होते हैं. जोना ग्लोमेरुलोसा का जो पार्ट, अगर हम पार्ट का परसेंटेज देखें तो 15% होता है ऑफ द होल ग्लैंड. ठीक है, ग्लैंड का लगभग 15 to 16% ये कवर करता है. फेसिकुलेटा जो होता है वो लगभग 50% ऑफ ग्लैंड होता है, यानी आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा एरिया जो होता है वो फेसिकुलेटा का होता है. और थर्ड जो होता है वो 7% होता है रेटिकुलरिस का ऑफ होल ग्लैंड, यानी ग्लैंड का 7% होता है, यानी कि फेसिकुलेटा वाला जो एरिया है वो ज़्यादा होता है और इससे बहुत ही मेजर हार्मोन सिक्रीट होते हैं. तो उसको अभी हम डिस्कस करते हैं. चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम जोना ग्लोमेरुलोसा की. जोना ग्लोमेरुलोसा की अगर बात करते हैं तो इनसे क्या सिक्रीशन होता है, इसको हम देखते हैं. जोना ग्लोमेरुलोसा जो होते हैं, इनके जो सेल्स होते हैं दे आर स्मॉल साइज्ड होते हैं, छोटे सेल्स होते हैं. इन कंपैरिजन टू फेसिकुलेटा या रेटिकुलरिस, दोनों से कंपेयर करें तो उनके सेल्स जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं. दे आर स्मॉल साइज्ड एंड पॉलीहेड्रल. ठीक है, पॉलीहेड्रल सेल्स होते हैं. ठीक है, एंड दीज सेल्स आर अरेंज इन अ सर्कुलर मैनर. ठीक है, गुच्छों जैसे, यानी कि फ्लावर जैसे फ्लावर होते हैं ना, सारे पेटल्स अरेंज होते हैं, दे आर अरेंज्ड लाइक दिस, यानी गुच्छों जैसे अरेंज होते हैं. इस तरह से ये अरेंज होते हैं. ठीक है, अगर और बात करते हैं हम जोना ग्लोमेरुलोसा की, तो ये जो सेल्स होते हैं ये क्या सिक्रीट करते हैं? दीज सेल्स विल सिक्रीट
मिनरलोकॉर्टिकॉइड, इनका जो सिक्रीशन होता है इसको हम कहते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड। मैंने अभी बताया है कि जो एड्रिनल कॉर्टेक्स के सिक्रीशन होते हैं इनको हम कॉर्टिकॉइड कहते हैं। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का सिक्रीशन करते हैं ये, ठीक है। अब ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो होते हैं इनमें जो मेन हार्मोन होता है, द मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ठीक है, जो मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड होता है इज एल्डोस्टेरोन। वो मेन कॉर्टिकॉइड क्या होता है, वो क्या होता है, एल्डोस्टेरोन होता है। मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड एल्डोस्टेरोन है, मेजरली इसी का सिक्रीशन होता है सबसे ज़्यादा, और यही सबसे ज़्यादा इसका वर्क है, ठीक है। एल्डोस्टेरोन जो होता है या हम ओवरऑल मिनरलोकॉर्टिकॉइड की बात करें तो ये क्या करते हैं, ये रेगुलेट करते हैं, ठीक है। क्या रेगुलेट करते हैं, होम्योस्टैसिस, दे रेगुलेट होम्योस्टैसिस, ठीक है। होम्योस्टैसिस का रेगुलेशन करते हैं, किस चीज़ का होम्योस्टैसिस करते हैं, ऑफ मिनरल आयंस, ठीक है। मिनरल आयंस का बैलेंस बना कर रखते हैं हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में इनका बैलेंस बना के रखते हैं। कौन कौन से मिनरल आयंस होते हैं, अगर हम मेजरली बात करें तो देयर आर 2 मिनरल्स आयंस जिनका ये बैलेंस बनाते हैं। वन इज सोडियम एंड अनदर इज पोटेशियम। दीज 2 आयंस इन दोनों का बैलेंस बनाते हैं। और कुछ एक्सटेंट तक अगर बात करें तो क्लोरीन आयन का भी यानी क्लोराइड का भी ये क्या करते हैं, बैलेंस बनाते हैं एट सम एक्सटेंट, कुछ एक्सटेंट तक अगर हम बात करें तो। अदरवाइज सोडियम और पोटेशियम का ये क्या करते हैं, ये होम्योस्टैसिस बना कर रखते हैं, बैलेंस बना कर रखते हैं सोडियम और पोटेशियम आयन का इन आवर बॉडी, ठीक है। और क्या करते हैं, एंड दे हेल्प, और क्या करते हैं, दे हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट भी बैलेंस बना कर रखते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स क्रिएट करते हैं हमारी बॉडी में। एंड दैट इज़ वाई, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ वाई दीज हॉर्मोन्स आर कॉल्ड, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड, इनको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड साल्ट रिटेनिंग हार्मोन। इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, साल्ट रिटेनिंग हार्मोन, इसलिए हम इसको सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन कहते हैं। तो एल्डोस्टेरोन को हम एक और क्या नाम दे सकते हैं, साल्ट रिटेनिंग हार्मोन कहते हैं, या हम कह सकते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स आर आल्सो कॉल्ड साल्ट रिटेनिंग हार्मोन, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। दे ऑल्सो हेल्प, ये और भी क्या काम करते हैं, दे ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ, और भी चीज़ों का बैलेंस बना कर रखते हैं, और भी चीज़ें मेंटेन करते हैं। मेन तो सोडियम और पोटेशियम वगैरह का बैलेंस बनाना है, बट इसके अलावा ये और भी काम करते हैं। और क्या फंक्शन होता है, हमारी बॉडी में बॉडी फ्लूइड का बैलेंस बना कर रखते हैं, यानी बॉडी फ्लूइड में जो आयंस हैं उनका बैलेंस बनाना, भाई अभी मैंने बताया आपको, ठीक है। बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को बैलेंस करना, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना, ये भी काम करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करना बॉडी के अंदर। और ब्लड प्रेशर इसको भी मेंटेन करना, ये भी काम करते हैं, ठीक है। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, एल्डोस्टेरोन कैसे वर्क करता है, कैसे बैलेंस बनाता है हमारी बॉडी में, किसका, सोडियम और पोटेशियम आयन का। करता क्या है ये एल्डोस्टेरोन, क्या करता है, ये सोडियम आयन का जो एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, सोडियम आयन का एब्जॉर्प्शन, हम ऐसे कह सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन, इसके एब्जॉर्प्शन को क्या करता है, ये इंक्रीज कराता है। अब इसका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, किडनीज के अंदर होता है। किडनी के अंदर जब सोडियम का एब्जॉर्प्शन होता है वहाँ पर इसका एब्जॉर्प्शन क्या कराता है, इंक्रीज करा देता है। और एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम आयन, ठीक है, पोटेशियम आयन का जो एक्सक्रीशन है उसको बढ़ाता है, और सोडियम आयन का जो एब्जॉर्प्शन है उसको बढ़ाता है, यानी कि पोटेशियम को एक्सक्रीट कराता है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि ये क्या कराता है, सोडियम आयन का एब्जॉर्प्शन कराता है और पोटेशियम आयन का एक्सक्रीशन कराता है, ठीक है। जिसकी वजह से एल्डोस्टेरोन क्या करता है,
ये बैलेंस बना के रखता है सोडियम और पोटेशियम आयन का, इन दोनों का बॉडी में बैलेंस बनाकर रखता है। आगे बात करते हैं, अगर मान लो एल्डोस्टेरोन नहीं है तो जाहिर सी बात है सोडियम लेवल क्या होगा, अपने आप डाउन हो जाएगा, और जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा और बीपी भी लो हो जाएगी, क्योंकि इसकी वजह से क्या था, बीपी हमारा बैलेंस में था, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन था, ठीक है, ब्लड फ्लूइड का वॉल्यूम यानी सब कुछ मेंटेन था। इसकी वजह से आपको पता है कि आयंस का बहुत बड़ा रोल होता है ब्लड के वॉल्यूम और बाकी चीज़ों में, तो ये सब जो होगा वो सब गड़बड़ हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। एल्डोस्टेरोन एक और काम करता है, हमें पता है कि हाइड्रोजन आयन जो होता है उसका प्रेजेंस और एब्सेंस बहुत मैटर करता है, यानी कि अगर उसका अमाउंट ज़्यादा है ब्लड में तो हमारा ब्लड जो होगा वो एसिडिक हो जाएगा, और अगर उसका अमाउंट कम है तो हमारा ब्लड ऑटोमेटिकली जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा एल्कली हो जाएगा, एल्कलॉइड हो जाएगा। ठीक, तो हमें अपने ब्लड का जो पीएच है उसको भी मेंटेन करना है, तो एल्डोस्टेरोन इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। इट ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ, क्या करता है, मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस इक्विलिब्रियम, ठीक है, एसिड बेस इक्विलिब्रियम, ठीक है, एसिड बेस इक्विलिब्रियम बनाकर रखता है, यानी कि एसिड और बेस का जो बैलेंस है हमारी बॉडी में वो बनाकर रखता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से एंड क्या होता है, पीएच भी मेंटेन करता है, पीएच ऑफ ब्लड इसको भी मेंटेन करता है, और हमारे ब्लड का पीएच क्या होता है, लगभग 7.35 होता है हमारे ब्लड का पीएच, तो इसको भी मेंटेन करता है। अब अगर हम बात करते हैं इसकी एल्डोस्टेरोन की, या हम बात करते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड की, बेसिकली हम एल्डोस्टेरोन को ही देखते हैं, तो इनका जो सिक्रीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। इसका सिक्रीशन एंटीरियर पिट्यूटरी से कंट्रोल नहीं होता, यानी एंटीरियर पिट्यूटरी का जो एसीटीएच हार्मोन है, एसीटीएच का के सिक्रीशन से इसका सिक्रीशन कंट्रोल नहीं होता, दे आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। एल्डोस्टेरोन का जो सिक्रीशन होता है, ये याद रखना, एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन इज independent of anterior pituitary, यानी कि ये कंट्रोल नहीं करता, इससे फुल्ली ये फ्री होता है, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी कंट्रोल इससे फ्री होता है। तो अब इसका कंट्रोल कौन करता है, इसका सिक्रीशन कैसे होता है, तो देखो होता क्या है, मैं छोटे छोटे में बता देती हूँ कैसे होता है। देखो इसका सिक्रीशन कौन करता है, इसका जो मेंटेनेंस है वो कौन करता है, एक सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, ठीक है, द रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, दिस सिस्टम कंट्रोल्स, ये कंट्रोल करता है क्या, कंट्रोल्स द सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन, ये एल्डोस्टेरोन के सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। मोटा मोटा मैं बता देती हूँ कि कैसे करता है। देखो जैसे ही हमारे बॉडी में, ठीक है, जैसे ही सोडियम लेवल या पोटेशियम लेवल का जो वॉल्यूम है, या हम कह सकते हैं ब्लड वॉल्यूम इधर उधर होगा, थोड़ा भी कम ज़्यादा थोड़ा भी कम होता है ना, या फिर हम ये कह सकते हैं कि बीपी जो है वो लो हो गया ना, या फिर जो ब्लड प्लाज्मा में सोडियम और या ब्लड में सोडियम पोटेशियम जो आयंस है उनका लेवल जो है वो इधर उधर हुआ, थोड़ा भी डिसबैलेंस हुआ, तो उसका जो एक बोलते हैं ना कि एक स्टिमुलेशन होता है, उसका स्टिमुलेशन मिलेगा किडनी को, और इस स्टिमुलेशन की वजह से क्या होगा, किडनी से एक एंजाइम सिक्रीट होगा, ठीक है, और उस एंजाइम का नाम है रेनिन, ठीक है, किडनी से एक एंजाइम सिक्रीट होगा रेनिन, ठीक है, और ये रेनिन एंजाइम क्या करेगा, ये कहाँ जाएगा, ये ब्लड में जाएगा, और ब्लड में जाकर ये क्या करेगा, ब्लड में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है एंजियोटेंसिन,
या हम कह सकते हैं एंजियोटेंसिनोजन, ठीक है। एक्चुअली एंजियोटेंसिनोजन नाम का प्रोटीन होता है, ठीक है। इस एंजियोटेंसिनोजन नाम के प्रोटीन को ये क्या करता है, इस पर एक्ट करता है, और जब ये इस पर एक्ट करता है तो इस एंजियोटेंसिनोजन नाम का जो प्रोटीन है इसको कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, और ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट फिर देन कन्वर्ट होता है, दिस विल अगेन कन्वर्ट इनटू एंजियोटेंसिन सेकेंड। और जब ये एंजियोटेंसिन सेकेंड बनेगा तो ये एंजियोटेंसिन सेकेंड क्या करता है, दिस विल स्टिमुलेट secretion of एल्डोस्टेरॉन। ये क्या करेगा, ये एल्डोस्टेरॉन का सिक्रीशन कराएगा, ये क्या कराएगा, एल्डोस्टेरॉन का सिक्रीशन कराएगा। तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई। तो एल्डोस्टेरॉन का सिक्रीशन कौन करता है, दिस रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। और ये रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम क्या होता है, किडनी से ठीक है, किडनी से ये पर्टिकुलर एंजाइम रेनिन सिक्रीट होगा, और फिर ये रेनिन एंजाइम क्या करेगा, ब्लड में जो प्रोटीन होगा जिसका नाम होगा एंजियोटेंसिनोजन, इस एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, एंड दिस एंजियोटेंसिन फर्स्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन सेकेंड, एंड दिस एंजियोटेंसिन सेकेंड विल स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन, ठीक है। यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड का पिट्यूटरी से कोई मतलब नहीं है, उसके जो सिक्रीशन है उससे एल्डोस्टेरॉन का कोई लेना देना नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता है। तो आई थिंक एल्डोस्टेरॉन क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जो नेक्स्ट हमारा जोन है विच इज़ कॉल्ड जोना फैसिकुलेटा, ठीक है, जोना फैसिकुलेटा। जोना फैसिकुलेटा की बात करते हैं। चलो, जोना फैसिकुलेटा की अगर बात करें तो इसके जो सेल्स होते हैं दे आर लार्ज इन साइज, ठीक है, दे आर लार्जर एंड पॉलीहेड्रल सेल्स। इसके जो सेल्स होते हैं वो लार्ज होते हैं और पॉलीहेड्रल शेप के होते हैं, ठीक है, पॉलीहेड्रल शेप के होते हैं, जैसा कि इन केस ऑफ ग्लोमेरुलोसा में भी हमने देखा। और दे आर अरेंज्ड इन, ये क्या कैसे अरेंज्ड होते हैं, ये अरेंज होते हैं पैरेलल मैनर में, ठीक है, पैरेलली अरेंज होते हैं, पैरेलली एक दूसरे के अरेंज होते हैं, ठीक है, पैरेलली यानी आमने सामने इस तरह से अरेंज होते हैं। अगर मैं बात करती हूँ जोना फैसिकुलेटा की, तो ये सेल्स क्या करते हैं, सेल्स सिक्रीट, दीज सेल्स सिक्रीट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है, ये क्या सिक्रीट करते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का सिक्रीशन करते हैं, ठीक है। और जो मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है वो होता है कॉर्टिसोल, ठीक है। मेन जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है वो होता है कॉर्टिसोल, जिसको हम एक और नाम देते हैं, और भी नाम देते हैं, जिसको बोलते हैं हाइड्रोकॉर्टिसोन, ठीक है, हाइड्रोकॉर्टिसोन भी बोलते हैं। इसके अलावा कुछ और भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं, जैसे कि कार्टिसोन और कॉर्टिकोस्टेरॉन, ठीक है, कॉर्टिसोन और कॉर्टिकोस्टेरॉन ये मेजर होता है, जिसका सबसे ज़्यादा सिक्रीशन होता है, यही मेन एक्चुअली में वर्क करता है। मतलब सबसे ज़्यादा अगर हम काम कहें या सबसे ज़्यादा जी भाई जाहिर सी बात है, जिसका सबसे ज़्यादा सिक्रीशन हो रहा है यानी सबसे ज़्यादा वर्क वही कर रहा है। तो कॉर्टिसोल इट इज़ दी मेजर और वी कैन से द प्रिंसिपल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है, प्रिंसिपल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है, मेजर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यही होता है, मेन काम यही करता है। तो ग्लूकोज से समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ग्लूकोज का कुछ इन्वॉल्वमेंट है। तो ये क्या करते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर इन्वॉल्व्ड इन, ये क्या करते हैं, दे आर इन्वॉल्व्ड इन
कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट का बैलेंस बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन या मेंटेनेंस जो भी कहें। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को ये मेंटेन करते हैं, इसमें ये इन्वॉल्व होते हैं। अब क्या करते हैं एग्जैक्टली उसको समझते हैं, एक्चुअली में ये कैसे काम करते हैं या क्या करते हैं उसको देखते हैं। देखो ये क्या क्या करते हैं। सबसे पहले तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या हम कह सकते हैं कॉर्टिसोल, ये क्या करता है, ये प्रोटीन का ब्रेकडाउन कराता है। ठीक है, इंक्रीज करता है ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का भाई ये ब्रेकडाउन कराते हैं। ठीक है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन कराते हैं, और ब्रेकडाउन मेनली कहाँ पर कराते हैं, मसल फाइबर से ब्रेकडाउन कराते हैं, मसल फाइबर में प्रोटीन का ब्रेकडाउन कराते हैं। और जब प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा तो हमें पता है क्या मिलेगा, एमिनो एसिड मिलेगा। ठीक है, एमिनो एसिड मिलेगा। प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा तो हमें क्या मिलेगा, एमिनो एसिड मिलेगा। और ये क्या करते हैं, इस एमिनो एसिड को ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। ठीक है, जाहिर सी बात है, और इस एमिनो एसिड को ये यूज़ करते हैं। ठीक है, इस एमिनो एसिड को ये यूज़ करते हैं और फॉर्मेशन करते हैं ग्लूकोज का, यानी एमिनो एसिड से ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ समझ में आई कि ग्लूकोज बनवाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, ग्लूकोज बनवाने का काम कर रहे हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं ना, यानी एमिनो एसिड से ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, और यूरिया का भी फॉर्मेशन कराते हैं, बट बेसिकली ग्लूकोज की बात करते हैं, मेजरली ये ग्लूकोज को बनाते हैं। ठीक है, ये काम करा दिए, देख लो कैसे ग्लूकोज का फॉर्मेशन करा दिए ना। और क्या कराते हैं, और क्या कराते हैं, ये लाइपोलिसिस को स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, लाइपोलाइसिस या लाइपोलिसिस को स्टिमुलेट करते हैं, यानी कि ब्रेकडाउन कराते हैं ट्राइग्लिसराइड्स का, यानी फैटी एसिड्स का जो रिलीज कराते हैं, यानी ट्राइग्लिसराइड्स का ब्रेकडाउन कराएंगे और फैटी एसिड्स को रिलीज कराएंगे फ्रॉम एडिपोज टिश्यू। तो क्या कराएंगे, ये क्या कराएंगे, ये ब्रेकडाउन कराएंगे, ब्रेकडाउन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है, एंड रिलीज ऑफ फैटी एसिड्स। ठीक है, फैटी एसिड्स का रिलीज कराएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई आप लोगों को, आई थिंक सो। कराते हैं ये प्रोवाइड करते हैं रेजिस्टेंस टू स्ट्रेसेस, यानी स्ट्रेस कंडीशन में क्या करते हैं, हमारी बॉडी को मतलब इस चीज़ को इनहिबिट करते हैं। भाई फास्टिंग वास्टिंग वगैरह वाली चीज़ नहीं कराना पसंद करते हैं, यानी इन चीज़ों को इनहिबिट करते हैं। इस कंडीशन में ये अलग अलग तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेस कंडीशन को ये रेजिस्ट करते हैं क्या, क्योंकि अगर हम फास्ट कर रहे हैं, मैंने पहले ही वीडियो में बताया था इसके पहले मेड्यूला वाले में, कि बॉडी जहाँ नॉर्मल से हटी, बॉडी के लिए सब स्ट्रेस की कंडीशन है। डर गए, फास्टिंग कर रहे हो ना, कोई डिजीज़ होगी, कोई इन्फेक्शन है, सब बॉडी के लिए क्या है, स्ट्रेस कंडीशन है। जहाँ आप नॉर्मल से हटे, सब स्ट्रेस कंडीशन में ही कंसीडर करते हैं हम। और क्या करता है ये अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, देखो इसको ध्यान से समझना। होता क्या है कि ये वर्क करता है, ये इनहिबिट करता है वाइट ब्लड सेल्स के पार्टिसिपेशन को, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस देता है उसको ये इनहिबिट करता है। ठीक है, इट इनहिबिट्स WBC। ठीक है, इट इनहिबिट्स WBCs that participate in inflammatory responses,
रिस्पॉन्सेज, यानी कि ये उन WBC सेल्स को यानी वाइट ब्लड सेल्स को रोकता है, उनके पार्टिसिपेशन को, उनके वर्क को रोकता है, जो कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज में यानी इन्फ्लेमेशन देते हैं, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कौन करता है, जैसे एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है मास्ट सेल्स। मास्ट सेल्स क्या करते हैं, एलर्जिक रिएक्शन में हिस्टामिन का सिक्रीशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देख लो जैसे मास्ट सेल्स, ठीक है, मास्ट सेल्स क्या करते हैं ना, दे सिक्रीट हिस्टामिन। ये क्या सिक्रीट करते हैं, हिस्टामिन का सिक्रीशन करते हैं, ठीक है। हिस्टामिन क्या करता है, हिस्टामिन एलर्जिक रिएक्शन देता है, ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन देता है। अब आप खुद सोचो कि ये क्या करते हैं, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी जो रिस्पॉन्सेज होते हैं उनको इनहिबिट करते हैं, क्या करते हैं, रोकते हैं। यानी कि ये क्या करते हैं, ये जो हमारे हिस्टामिन है यानी मास्ट सेल्स के से जो हिस्टामिन है इसके सिक्रीशन को इनहिबिट करते हैं, ठीक है, इसको रोकते हैं, इसको रोकते हैं। और जब हमारी बॉडी में कभी भी इस तरह का कोई भी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, जब भी इस तरह का कोई भी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है तो ऐसे रिएक्शंस में जो हमारे इफेक्टेड ऑर्गन्स होते हैं ना इन सच केसेस, ठीक है, द अफेक्टेड ऑर्गन्स और द अफेक्टेड पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, ठीक है, अफेक्टेड ऑर्गन किस केस में, जब कोई भी एलर्जिक रिएक्शन होता है, जब भी हिस्टामिन सिक्रीट होता है, तो जो हमारा बॉडी का अफेक्टेड पार्ट है जहाँ एलर्जी शो होती है, जैसे कुछ भी बॉडी में स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, छोटे छोटे रैशेस हो जाते हैं, दाने हो जाते हैं, रेडनेस हो जाती है, अलग अलग तरह का रिस्पॉन्स अलग अलग केसेस में देखने को मिलता है। तो जब ऐसे केसेस में एलर्जिक रिएक्शन में हिस्टामिन सिक्रीट होता है तो क्या होता है, जो अफेक्टेड पार्ट होता है हमारी बॉडी का, वहाँ पर क्या हो जाता है, वहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन फाइबर, ठीक है, वहाँ पर कोलेजन फाइबर्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, कोलेजन फाइबर फॉर्म हो जाते हैं। और इन कोलेजन फाइबर्स को क्या करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, या हम बेसिकली बात करें हम कॉर्टिसोल की, हम सीधा कॉर्टिसोल लिखते हैं। तो कॉर्टिसोल क्या करता है, इनको क्या करता है, इनको बनने से रोकता है या इनको जमा होने से रोकता है, इस पे निगेटिव इफेक्ट देता है, यानी कि इनको बनने से इस प्रोसेस को, ये जो हमारा ये है इसको रोकता है, इसको नहीं होने देता, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब यहाँ से एक चीज़ हमें समझ में आई, हमें क्या समझ में आई, हमें ये समझ में आया कि पहली चीज़ तो यहाँ हिस्टामिन के सिक्रीशन को ये रोक रहा है, कह रहा है कि भाई हिस्टामिन का सिक्रीशन नहीं होना चाहिए। तो इससे हमें ये पता चला कि कॉर्टिसोल जो होता है, कॉर्टिसोल इज एक्ट एज, ठीक है, इट एक्ट्स एज, या हम कह सकते हैं, इज नहीं लगाए हैं तो बेटर होगा, ठीक है, इट एक्ट्स एज एंटी इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस, ठीक है, एक तरह से एंटी इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस होता है, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि जो कॉर्टिसोल होता है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस देता है, यानी हिस्टामिन के सिक्रीशन को रोक रहा है। और अगर सिक्रीशन थोड़ा बहुत होता भी है, ऑब्वियस सी बात है, बॉडी में अदर चीज़ें भी हैं, तो अगर सिक्रीशन होता है तो ये कोलेजन के फाइबर को इनहिबिट करता है या उनको हटाने का काम करता है। तो इसलिए जब भी आर्थराइटिस डिजीज़ होती है, ठीक है, आर्थराइटिस यानी कि गठिया रोग जब होता है, तो आर्थराइटिस के केस में ना पेशेंट गेट इंजेक्शन ऑफ कॉर्टिसोल, उनको कॉर्टिसोल का इंजेक्शन दिया जाता है, पेशेंट्स को कॉर्टिसोल का इंजेक्शन दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, इस फाइबर के फॉर्मेशन को क्या करता है, इनहिबिट करता है, ठीक है, या उनको हटाने का काम करता है। तो इसलिए आर्थराइटिस की केस में इनको क्या किया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है कॉर्टिसोल का, ठीक।
तो एक चीज़ पता चली कि ये क्या है, ये भाई हमारा एंटी इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस है। ठीक, दूसरा आर्थराइटिस की केस में क्या दिया जाता है, कॉर्टिसोल का इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। अब मैंने बताया कि ये क्या करता है, कुछ WBCs को रोकता है जो कि इन्फ्लेमेशन के काम में या किसी भी तरह के इन्फेक्शन में वर्क करते हैं। अब हमें पता है कि जब हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होता है, कोई भी एंटीजन आता है बॉडी के अंदर, तो हमारी बॉडी में क्या होता है, इन्फेक्शन होता है। ऑब्वियसली बात है, उस इन्फेक्शन का क्या रिजल्ट होता है, एंटीबॉडीज फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो मान लो कोई एंटीजन आया बॉडी में, एंटीजन आया तो WBCs क्या करेंगे, WBCs फॉर्म एंटीबॉडी। ठीक है, उसके अगेंस्ट वो एंटीबॉडी फॉर्म करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, दे विल फॉर्म दीज WBCs, दीज सेल्स विल फॉर्म एंटीबॉडीज। और ये एंटीबॉडीज क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर जो एंटीजन है उस पर क्या करेंगे, इम्यून रिएक्शन देंगे। ठीक है, इम्यून रिएक्शन देंगे, यानी कि उसको किल करने का काम, फैगोसाइटोज, जो भी प्रोसेस उनको करना होगा उस तरीके से वो मतलब एंटीबॉडीज उसको खत्म करने का काम करेंगे, यानी केमिकल, एक तरह का केमिकल रिएक्शन होगा। ठीक है, तो इम्यून रिएक्शन देंगे। अब ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है ना, ये प्यारा सा प्रोसेस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन अभी जो कोरोना का केस चल रहा है उसमें, इसको ये क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं, इनहिबिट, रोकने का काम करते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, तो ये अच्छी बात नहीं है भाई, ये तो बहुत ही गंदी बात है। ठीक है, ये नहीं करना चाहिए, बट क्या करें, बॉडी में सबका कुछ ना कुछ सिस्टम है, तो उसको क्या करते हैं, ये इनहिबिट करते हैं। इसलिए इस वजह से ये जो कॉर्टिसोल होते हैं ना, इसका यूज़ किया जाता है। कहाँ यूज़ किया जाता है, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट की तरह ये काम करते हैं। इस प्रोसेस को, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इम्यूनो सप्रेसिव काम करना, यानी इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना, रोकना, इसलिए इनको हम कहते हैं इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट। ठीक है, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट किसको कहते हैं, किसको कहते हैं हम, हमारे प्यारे कॉर्टिसोल को। ठीक है, हम अपने प्यारे कॉर्टिसोल को क्या कहते हैं, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट कहते हैं। और ये क्या करता है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने का काम करता है, इनहिबिट करने का काम करता है। इसीलिए इस प्यारे कॉर्टिसोल का बहुत यूज़ है, यूज्ड इन केस ऑफ और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ना, और बिफोर द प्रोसेस ऑफ सर्जरी। ठीक है, सर्जरी में यूज़ करते हैं भाई। जब सर्जरी होती है तो बॉडी कोई भी तरह का इम्यून रिस्पॉन्स दिखा सकता है। हमें पता है कि बॉडी में कुछ भी अपने बॉडी से अलग कुछ भी आया तो हमारा बॉडी तुरंत एंटीबॉडी बनाने लगेगा, तुरंत उसके अगेंस्ट वर्क करने लगेगा। ठीक है, तो हमारा ये जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसको रोकने का काम करता है, इसलिए इसका यूज़ भी है भाई, सर्जरी के केस में यूज़ करते हैं। और कहाँ यूज़ करते हैं, ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, और कहाँ यूज़ करते हैं, ट्रांसप्लांटेशन। जब हमारा बॉडी में कोई भी नया ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है, हार्ट ट्रांसप्लांट, इस केस में कोई भी इम्यून रिएक्शन ना हो, इसलिए यूज़ करते हैं हम किसका, कॉर्टिसोल का यूज़ करते हैं इन सब केसेस में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी। तो आई थिंक आपको कॉर्टिसोल क्लियर हो गया होगा। और अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा हार्मोन है या फिर हम नेक्स्ट जो हमारा जोन है या लास्ट जोन है एड्रिनल कॉर्टेक्स का, वो है जोना रेटिकुलरिस। ठीक है, जोना रेटिकुलरिस। अगर कुछ रह गया, आई थिंक, मुझे नहीं लगता, मैंने कोशिश पूरी की है कि मैं सभी चीज़ों को क्लियर कर दूं, क्योंकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, कुछ भी हो सकता है। ये वाला पोर्शन तो ये सब जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चन आते हैं। रेटिकुलरिस की बात करें तो इसके जो सेल्स होते हैं ये भी क्या होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। सॉरी, ये भी नहीं, क्योंकि दोनों सेल्स जो थे वो क्या थे, पॉलीहेड्रल थे। तो ये सेल्स क्या होते हैं, स्फेरिकल शेप के होते हैं। और ये क्या होते हैं, ये ब्रांच फॉर्म करते हैं। ठीक है, ब्रांच्ड होते हैं, ब्रांचेस बनाते हैं। ठीक है, ब्रांच बनाते हैं ये सेल्स, क्या करते हैं,
ये कह सकते हैं, ये नहीं कहना सही रहेगा ना, फॉर्म ब्रांचेस, दे फॉर्म ब्रांचेस, ठीक है, ब्रांच बनाते हैं, ये कई सारे सेल मिलकर ब्रांचेस बनाते हैं, और ये क्या होते हैं, एन अरेंज इन ना, अरेंज इन नेट लाइक फैशन ना, नेट जैसा, जैसे नेटवर्क होता है ना, जैसा जाल जैसा बना लेते हैं, नेट लाइक फैशन, नेट जैसा बना लेते हैं, जाल जैसा बना लेते हैं, ठीक है, नेट लाइक मैनर, जैसा ब्रांच ढेर सारे हो जाते हैं और एकदम फैल जाते हैं। और अगर बात करते हैं ये सेल्स की, हम मेन आते हैं हार्मोन्स की बात करते हैं, तो ये जो सेल्स होते हैं ये क्या सिक्रीट करते हैं, दीज सेल्स सिक्रीट सेक्स हॉर्मोन्स, ठीक है। जब भी सेक्स हॉर्मोन्स की बात आती है तो हमारे दिमाग में सिर्फ टेस्टिस और ओवरी आता है, कि फीमेल के केस में ओवरी है, मेल के केस में टेस्टिस है, बट यहाँ ऐसा नहीं है, ये सेल्स भी कुछ अमाउंट ऑफ सेक्स हॉर्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं, इनसे भी सेक्स हॉर्मोन्स का सिक्रीशन होता है, बट इन वेरी लेस अमाउंट, बहुत ही कम अमाउंट में इनका सिक्रीशन होता है। तो कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं हमें पता है भाई, एंड्रोजन्स होते हैं, और कौन सा होता है दूसरा हमारा, एस्ट्रोजन्स होता है, ठीक है। तो मेनली क्या होता है, मेल में एंड्रोजन है और फीमेल में एस्ट्रोजन्स हैं, ठीक, फीमेल्स में एस्ट्रोजन्स हैं। जो मेन हार्मोन होता है, जो मेन एंड्रोजन होता है, जो प्रिंसिपल एंड्रोजन होता है, वो कौन सा होता है, DHEA। DHEA को अगर आप फुल फॉर्म देखते हो तो ये होता है डी हाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन, ठीक है, डी हाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन, ठीक। तो ये होता है। और सेकेंड हार्मोन जो होता है, सेकेंड इज एंड्रोस्टेनडायोन, ठीक है, एंड्रोस्टेनडायोन, ठीक। तो दिस इज द मेजर वन जो मेनली सिक्रीट होता है। ये हार्मोन्स क्या करते हैं, हमें ऑब्वियसली पता है इनके बारे में कि ये क्या करते हैं, दीज हार्मोन्स help in the development of गोनाड्स के डेवलपमेंट में क्या करते हैं, इनके डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। गोनाड्स यानी हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनके डेवलपमेंट में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है, ये हेल्प करते हैं उसमें, ठीक है। फीमेल्स की केस में अगर बात करें तो फीमेल्स में क्या होता है, जब उन मेनोपॉज हो जाता है तो मेनोपॉज के बाद क्या होता है, उनमें एस्ट्रोजन का कोई सोर्स तो होता नहीं है, कुछ खास सिक्रीशन होता नहीं है, धीरे धीरे डाउन हो जाता है। तो उस टाइम में इनमें जो सेक्सुअल डिज़ायर होता है, या हम कह सकते हैं कि इन फीमेल्स ये जो एस्ट्रोजन होते हैं ना, ये एस्ट्रोजन जो होते हैं जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिक्रीट होते हैं, यानी कि जो जोना रेटिकुलरिस वाले सेल्स से सिक्रीट होते हैं, इस रीजन से सिक्रीट होते हैं, ये क्या करते हैं, ये इट प्रमोट्स लिबिडो, ठीक है, ये क्या करते हैं, लिबिडो को प्रमोट करते हैं, ठीक है। लिबिडो यानी कि लिबिडो का मतलब होता है सेक्सुअल डिज़ायर, ठीक है, सेक्सुअल डिज़ायर, या हम कह सकते हैं सेक्स ड्राइव इन फीमेल्स, ठीक है, सेक्स ड्राइव इन फीमेल्स, ठीक है। तो ये जो सेक्स ड्राइव होता है फीमेल के अंदर, सेक्सुअल डिज़ायर होता है ना, इसको हम कहते हैं लिबिडो। तो ये जो लिबिडो करना यानी लिबिडो को प्रमोट करना, ये किसका काम होता है, इसी एस्ट्रोजन का, स्पेशली एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सब मिलकर करते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, जब फीमेल्स में मेनोपॉज हो जाता है तो मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन का सिक्रेशन ऑलमोस्ट डाउन हो जाता है एकदम। तो उस केस में ना बहुत कम सिक्रेशन की वजह से फिर फीमेल्स में ये लिबिडो वगैरह बहुत डाउन हो जाता है। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, ये जो सिक्रेशन होता है इससे, ठीक है, ये जो DHEA या टेस्टोस्टेरोन, जो पूरे एंड्रोजन सिक्रीट होते हैं, एक्चुअली में ये जो एंड्रोजन्स हैं जो कि सिक्रीट होते हैं कहाँ से, एड्रिनल कॉर्टेक्स वाले रीजन यानी जोना रेटिकुलरिस से, ये एंड्रोजन क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं एस्ट्रोजन में, ठीक है।
ये एस्ट्रोजन में। तो ये कौन करता है, कुछ हमारे टिश्यूज़ होते हैं, हमारे बॉडी के कुछ टिश्यूज़ होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं एस्ट्रोजन में। तो फीमेल्स में यही एस्ट्रोजन लास्ट लॉन्ग रहता है उनकी बॉडी में। कुछ खास इसमें पढ़ने जैसा है नहीं, क्योंकि बस इतना याद रखना है कि आपकी बॉडी में जो हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं यानी गोनैड्स हैं, जो टेस्टिस और ओवरी है, उनके अलावा भी बॉडी में सेक्स हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, और वो कहाँ से होता है ये पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं कि ऐसे ऑप्शन आ गया कि सेक्स हार्मोन या और टेस्टोस्टेरोन इज सिक्रीटेड बाय, ऑप्शन में आपके पास आ गया, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, या टेस्टोस्टेरोन भी ना लिखें, सीधा लिखते हैं एंड्रोजन, ठीक है। एंड्रोजन्स आर सिक्रीटेड बाय, ठीक है, सिक्रीटेड बाय। अब ऑप्शन में आ गया पहला टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस आ गया। सेकेंड ऑप्शन में आ गया आपके पास एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में आपके पास आ गया कि इसके अलावा वहाँ पास में पैंक्रियाज लिख देते हैं, ठीक है, पैंक्रियाज। तो ऑप्शन में आप तो सीधा जाओगे, अरे एड्रीनल ग्लैंड तो करता नहीं है और ये तो करता नहीं है, और फोर्थ ऑप्शन आ गया, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आ गया बोथ 1 and 2। तो आप कहोगे अरे ये तो पॉसिबल ही नहीं है भैया, हमारा तो टेस्टिस सही है। नहीं, टेस्टिस से ही सीक्रेट होता है, आपने टिक लगा दिया, गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर बोथ होगा। आपको पता है कि एंड्रोजन जो है वो टेस्टिस से भी सीक्रेट हो रहा है और यहाँ पर हमारा एड्रीनल ग्लैंड भी सीक्रेट कर रहा है। तो ये बात पता होनी चाहिए, नहीं यहीं से छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है। चलो अब बात करते हैं हम एड्रीनल ग्लैंड की ओवरऑल। अगर बात करें, अगर आपने मेड्यूला वाला रीजन पढ़ लिया, आपको पता चला कि जो मेड्यूलरी रीजन के जो हार्मोन्स होते हैं, दैट इज एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, दीज टू हार्मोन्स वर्क इन स्ट्रेस कंडीशन। दोनों ही किस कंडीशन में वर्क करते हैं, दोनों वर्क करते हैं स्ट्रेस कंडीशन में। और अभी हमने एड्रीनल कॉर्टेक्स पढ़ा, हमें वहाँ पता चला कि ये शुगर का और साल्ट का, इनका क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करते हैं, ठीक है, इनके मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और हमें ये भी पता चल गया कि सेक्स हार्मोन्स का भी सिक्रीशन होता है। तो इससे हमें ये पता चला, 1 स्ट्रेस यानी एस, शुगर का मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं, अनदर एस, साल्ट का मेटाबॉलिज्म यानी साल्ट का बैलेंस बना कर रखते हैं, अनदर एस, एंड सेक्स हार्मोन्स का भी सिक्रीशन कराते हैं, तो एस। यहाँ पर 1 2 3 4 यानी 4 एस आए, इसलिए एड्रीनल ग्लैंड are also called they are also called 4S glands। इनको हम 4S glands भी कहते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखने वाली है, स्ट्रेस, शुगर, सॉल्ट एंड सेक्स, दीज 4 कंडीशन के लिए इनको हम 4S glands भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे, अगर हम यहाँ पर, तो हम देखेंगे कि जो एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, एड्रिनल सिक्रीशन है, बेसिकली कॉर्टेक्स रीजन से जो सिक्रीशन होते हैं, उनका अगर सिक्रीशन कम हो जाता है तो बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है, और अगर उनका सिक्रीशन बढ़ जाता है तो बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है। दोनों ही केसेस में हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट होता है, यानी हाइपर एंड हाइपो सिक्रीशंस ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन्स और हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो सबसे पहले बात करेंगे हम हाइपो सिक्रीशन की, ठीक है। हाइपो सिक्रीशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है। एड्रिनल कॉर्टेक्स से अगर कम सिक्रीशन होगा इन हार्मोन्स का, तो हमारी बॉडी में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है ये हमको देखना है। चलिए देखते हैं क्या होगा। क्या होगा, सबसे पहले तो ये कॉज करेगा एक डिजीज़, और ये डिजीज़ क्या होगी, इस डिजीज़ को हम बोलते हैं हाइपोकॉर्टिसिज्म।
हाइपोकॉर्टिसिज्म। ठीक है, और हाइपोकॉर्टिसिज्म क्या है? ये एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है ना, एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है, एक तरह की जेनेटिक डिजीज़ है। और इस डिज़ीज़ को हम कह सकते हैं कि ये जो डिज़ीज़ होता है इसको हम एडिसन डिजीज़ भी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि दिस कैन कॉज एडिशन डिजीज़। ये क्या कर सकता है? एडिसन डिजीज़ कॉज कर सकता है। ठीक है, और ये मैंने फर्स्ट वीडियो में आई थिंक आपको बताया था कि इसका जो डिस्कवरी या हम ये कह सकते हैं कि दिस डिजीज़ वॉज एक्सप्लेन्ड बाय, ठीक है, दिस वॉज एक्सप्लेन्ड बाय, इसको सबसे पहले एक्सप्लेन किसने किया था? दिस वॉज फर्स्टली एक्सप्लेन्ड बाय थॉमस एडिसन। इसको सबसे पहले थॉमस एडिसन ने बताया था। दैट इज़ वाई इस डिजीज़ को हम क्या कहते हैं? एडिसन डिजीज़ कहते हैं। और इस डिजीज़ में होता क्या है? देखो होता क्या है इस डिजीज़ में। इस डिजीज़ के अंदर जो एक्सक्रीशन होता है सोडियम आयन का, ठीक है, एक्सक्रीशन जो होता है, एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड वाटर, ठीक है, वाटर और सोडियम का जो एक्सक्रीशन होता है थ्रू किडनी ना, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी ये बहुत इंक्रीज हो जाता है, इनका एक्सक्रीशन होने लगता है, जबकि एक्चुअली में इनका एब्जॉर्प्शन होता है, बहुत ही हायर अमाउंट होता है, देन they will excrete it, otherwise all of these sodium ions and water are absorbed na, they are absorbed and reabsorbed in our body, they are absorbed in blood again। तो इनका एक्सक्रीशन हो जाएगा वाटर का और सोडियम आयन का बढ़ जाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा? दिस रिजल्ट्स, ये क्या करेगा? दिस रिजल्ट्स डिहाइड्रेशन, बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाएगा, और बीपी लो हो जाएगी। और क्या हो जाएगा? लोअर बीपी, बीपी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, बहुत घट जाएगा। और क्या हो जाएगा? हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कि जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा, ठीक है, डाउन हो जाएगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होगा वो डाउन हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? और हमारी बॉडी में हाइपर कैलीमिया हो जाएगा, हाइपर कैलीमिया, यानी कैल्शियम लेवल का जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा, कैल्शियम जो होगा वो बहुत बढ़ जाएगा। और कहाँ बढ़ जाएगा? इन दी मसल्स ऑफ, स्पेशली इट विल इंक्रीज इन ऑल द सेल्स, सभी सेल्स में इनका अमाउंट बढ़ेगा, कैल्शियम आयन का अमाउंट बढ़ेगा, बट स्पेशली इन दी मसल्स ऑफ ब्रेन, ब्रेन की जो सेल्स हैं, मसल सेल्स हैं, हार्ट एंड लीवर, ये जो सेल्स है ना, इनमें इनका अमाउंट बहुत बढ़ जाएगा। और इसकी वजह से क्या होगा? इनकी जो फंक्शनिंग होगी वो इनहिबिट होगी, ब्रेन का काम अच्छे से नहीं कर पाएगा, हार्ट में बीटिंग प्रॉपर नहीं होगी, लीवर अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इन दोनों की वजह से हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरकैलीमिया, इन दोनों का रिजल्ट क्या होगा? बीएमआर रेट जो होगी वो बहुत घट जाएगी, ठीक है। और क्या होगा? और क्या होगा? टेम्परेचर जो बॉडी का होगा वो बहुत लो हो जाएगा, बहुत गिर जाएगा, ठीक है। ये दोनों ही प्रॉब्लम होगी किस केस में? इस प्रॉब्लम में। और इस प्रॉब्लम का नाम है हाइपोकॉर्टिसिज्म, या हम बोल सकते हैं एडिसन्स डिजीज में ये सारी प्रॉब्लम आएगी, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। और क्या आएगी देखते हैं। इट कैन स्टॉप हार्ट बीट। मैंने अभी बोला कि जो हमारा हार्ट का जो मसल होगा ना, यहाँ पर भी क्या करेगा? ये इसको भी इनहिबिट करेगा, इनके प्रोसेस को प्रॉपरली वर्क नहीं कराने देगा, और जिसकी वजह से हमारी जो हार्ट बीट है वो रुक सकती है, और इसकी वजह से क्या होगी? डेथ हो जाएगी, जाहिर सी बात है। और क्या करेगा? कंडीशन ज़्यादा बढ़ेगी तो क्या करेगा? डायरिया कॉज करेगा, ठीक है, डायरिया कॉज करेगा, डायरिया हो जाएगा पर्सन को। और अगर कंडीशन और भी ख़राब है तो बॉडी में ब्रोंजिंग हो जाएगी, ब्रोंजिंग ऑफ स्किन, यानी कि जगह जगह पर मेलानिन पिगमेंट जो है इस तरह से हो जाएगा कि पैचेस टाइप से कुछ ब्रोंजिंग, यानी ब्रोंज जैसा दिखने लगेगा स्किन, इस तरह से मेलानिन पिगमेंट की वजह से। और क्या हो जाएगी? और हमारे ब्लड में जो हाइड्रोजन आयंस हैं, ठीक है, हाइड्रोजन आयन का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा? वो हाई हो जाएगा, एंड
दिस कॉज एसिडोसिस। ठीक है, ये क्या करेगा, एसिडोसिस कॉज करेगा, यानी कि हमारा ब्लड जो होगा वो एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, और ये अच्छी बात थोड़ी ना है, ये अच्छी बात थोड़ी ना है, एसिडिक हो जाएगा, ब्रॉन्जिंग हो जाएगी स्किन की। ये बड़ा एग्जाम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रॉन्जिंग ऑफ स्किन, क्योंकि ये एग्जाम में आ चुका है कि इन विच डिजीज ब्रॉन्जिंग ऑफ स्किन कैन बी सीन। तो ये कहाँ पर होता है, एडिसन डिजीज में होता है, या किसकी वजह से हो सकता है, तो जब हमारी बॉडी में हाइपोसिक्रीशन होता है, यानी कि जब जो एड्रेनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं उनका, यानी जिसको हम कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं, जब इनका सिक्रीशन जो होगा वो डाउन होगा, तो ये क्या करेंगे, यानी कि जो हमारे कॉर्टिकॉइड्स हैं इनका सिक्रीशन लो होगा, तो ये क्या करेगा, हमारी बॉडी में ये ब्रॉन्जिंग ऑफ स्किन, यानी स्किन जो होगा वो ब्रोंज कलर का दिखने लगेगा, और ये किसकी वजह से होगा, मेलानिन पिगमेंट की वजह से होगा। ठीक, आगे बात करते हैं। एसिडोसिस कॉज करेगा, और क्या होगा, हमारी जो बॉडी में सेंसिटिवनेस है, ठीक है, सेंसिटिवनेस जो है, ठीक है, टुवर्ड्स हॉटनेस, कोल्डनेस, ठीक है, टुवर्ड्स हॉटनेस, टुवर्ड्स हॉटनेस, कोल्डनेस एंड इन्फेक्शन, या और भी चीज़ों के लिए जो हमारी बॉडी में सेंसिटिवनेस है, ये क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा बॉडी में। मतलब ऐसे तो हमारी बॉडी सहन करने की क्षमता होती है ना, कि थोड़ा वो ठंडी बढ़ भी जाती तो भी हम मैनेज कर लेते हैं, लेकिन अब क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी में सेंसिटिवनेस बहुत ज़्यादा हो, बहुत सेंसिटिव हो जाएगी बॉडी, और एट द एंड, आखिर में इतनी सारी प्रॉब्लम को हमारी बॉडी झेल नहीं पाएगी, पेशेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, पेशेंट जो होगा वो डाई हो जाएगा, पेशेंट विल डाई, मरीज जो होगा वो मर जाएगा। कितना बर्दाश्त करेगा, विद इन फ्यू डेज, कुछ दिन के अंदर जो पेशेंट होगा वो मर जाएगा। तो इससे हमें एक चीज़ तो पता चल गया कि अगर हम किसी भी पर्सन में एड्रीनल कॉर्टेक्स को हम खत्म कर दें, तो उस पर्सन की कुछ ही टाइम के अंदर या कुछ दिनों के अंदर, हम कहें आई थिंक कुछ ही टाइम के अंदर वो मर जाएगा। ठीक है, इन सारी प्रॉब्लम्स, क्योंकि भाई सोडियम और वाटर का इतना ज़्यादा निकलने लगेगा बॉडी से, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, वैसे ही वो मर जाएगा बेचारा। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है, यानी एड्रीनल कॉर्टेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, देखते हैं अब नेक्स्ट बात करते हैं हम हाइपर सिक्रीशन की। हाइपर सिक्रीशन, अगर इन हॉर्मोन्स का सिक्रीशन ज़्यादा हो जाए, अगर इनका सिक्रीशन जो है वो बढ़ जाए, तो क्या हो सकता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर क्या हो सकता है, हाइपर सिक्रीशन अगर हो जाए तो अगर इनका सिक्रीशन ज़्यादा हो जाएगा तो जस्ट उल्टा होने लगेगा। क्या होगा, ये करेगा कॉज लो बीपी, ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ठीक है, सॉरी लो बीपी बोल रही हूँ मैं। ये क्या कॉज करेगा, प्रोटीन का जो फॉर्मेशन है, या हम कह सकते हैं प्रोटीन का जो अमाउंट है ना, प्रोटीन का जो अमाउंट है, कॉज प्रोटीन ब्रेकडाउन, और हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोटीन का अमाउंट है ना, कॉज लो लेवल ऑफ प्रोटीन, लो लेवल ऑफ प्रोटीन। ठीक है, लो लेवल ऑफ प्रोटीन। ठीक है, बीपी तो हाई हो जाएगा, उल्टा बता दिया था मैंने। कॉज लो लेवल ऑफ प्रोटीन, यानी कि जो प्रोटीन का लेवल है हमारे सेल्स में वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। ठीक है, उसका अमाउंट कम हो जाएगा, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड, this condition is called टिश्यू वेस्टिंग या टिश्यू वास्टिंग। ठीक है, इस कंडीशन को हम कहते हैं टिश्यू वेस्टिंग। कब होगा, हाइपर सिक्रीशन अगर होगा तो। और क्या होगा हमारी बॉडी में, मैंने अभी बताया कि अगर हाइपो सिक्रीशन होगा तो क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइपर ग्लाइसीमिया हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, हाइपर, यानी कि जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, ग्लूकोज लेवल जो होगा वो बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, दिस रिजल्ट
रिजल्ट्स डायबिटीज़। इसकी वजह से पर्सन को डायबिटीज़ हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि जो हाइड्रोजन आयन है उसका लेवल जो होगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इन केस ऑफ हाइपोसिक्रीशन। लेकिन हाइपर सिक्रीशन में क्या होगा, हाइड्रोजन आयन का जो सिक्रीशन अमाउंट है वो ब्लड में कम हो जाएगा। और ये क्या रिजल्ट करेगा, इसकी वजह से क्या होगा, एल्केलोसिस होगा। यानी कि जो हमारा ब्लड है वो बहुत ज़्यादा एल्कली नेचर का हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन आयन जो अमाउंट है वो बहुत लो हो जाएगा, इसका लेवल बहुत डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट अपोजिट देखने को मिला, आसान है। उसमें मैंने बताया हाइपोसिक्रीशन में कि सोडियम और वाटर का जो अमाउंट है, ठीक है, सोडियम एंड वाटर का जो अमाउंट है वो बहुत घट जाएगा, डिहाइड्रेशन कॉज करेगा। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो इसका अमाउंट है बॉडी में, ब्लड में बहुत बढ़ जाएगा, और ये क्या कॉज करेगा, ये एडिमा कॉज करेगा। ठीक है, ये एडिमा कॉज करेगा। अब ये एडिमा क्या होता है, ये एडिमा क्या होता है, इस एडिमा का मतलब होता है जब बॉडी में बहुत ज़्यादा वाटर हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, स्वेलिंग हो जाएगी बॉडी में, स्वेलिंग इन बॉडी, बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाएगी। तो सोडियम और वाटर क्या करेगा, इसका अमाउंट बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से बॉडी में स्वेलिंग हो जाएगी, जगह जगह फूल जाएगा बॉडी अलग सा, इसको एडिमा कहते हैं। और क्या होगा, एंड हाई बीपी, बीपी जो होगा वो बढ़ जाएगा, बहुत बीपी बढ़ जाएगा, हाई हो जाएगा। ठीक है, अब सोडियम और वाटर का अमाउंट बढ़ रहा है, इसका मतलब कि जो पोटेशियम है उसका अमाउंट क्या होगा, घटेगा। ठीक है, इसका अमाउंट क्या होगा, घटेगा, और इसको हम बोलते हैं हाइपोकैलीमिया, इसको हम बोलेंगे हाइपोकैलीमिया, यानी कि पोटेशियम का अमाउंट घट जाएगा। और हमें पता है कि पोटेशियम क्या करता है, नर्व इम्पल्स कंडक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इनहिबिट करेगा, दिस विल इनहिबिट्स नर्व इम्पल्स कंडक्शन, नर्व इम्पल्स कंडक्शन, यानी कि हमारा जो इम्पल्स का कंडक्शन है वो बहुत ज़्यादा बाधित होगा, बहुत ज़्यादा रुकेगा। ठीक है, प्रॉपरली नहीं होगा। और दिस कैन कॉज व्हाट कॉज, दिस हाइपोकैलीमिया, यानी कैल्शियम आयन का अमाउंट लो होने की वजह से पैरालाइज्ड हो सकता है पर्सन, यानी उसको पैरालिसिस की बीमारी हो सकती है, यानी पैरालिसिस हो सकता है। नर्व इम्पल्स कंडक्शन अच्छे से नहीं होगा तो पैरालिसिस तो हो ही जाएगा, जाहिर सी बात है। नेक्स्ट बात करते हैं, फेस जो होगा ना वो मून जैसा हो जाएगा, यानी गोल गोल सा फेस हो जाएगा, अलग सा ही एक जगह से फूला फूला सा दिखेगा। ठीक है, मून फेस जिसको बोलते हैं, गोल सा हो जाएगा। और बुफेलो हम्प देखने को मिलेगा, फिलहाल बुफेलो हम्प अदर केसेस में भी देखने को मिलता है, बट यहाँ हमें बुफेलो हम्प देखने को मिलेगा, यानी कि जो शोल्डर वाला जो होता है पोर्शन, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, एंड दिस कंडीशन, इसको क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं, दिस कंडीशन इज कॉल्ड, इस कंडीशन को हम कहते हैं कुशिंग सिंड्रोम। इसे क्या बोलते हैं, कुशिंग सिंड्रोम। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है, कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है, तो ये कुशिंग सिंड्रोम कॉज करेगा और पैरालिसिस कॉज करेगा। ठीक है, नर्व इम्पल्स कंडक्शन जो होगा वो क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। ठीक है, हाइपोकैलीमिया हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी बॉडी में, जो किसको क्या कहते हैं, एडिमा कहते हैं, हाई बीपी हो जाएगा, एल्केलोसिस कॉज करेगा। ठीक है, डायबिटीज़ हो सकता है पर्सन को, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, टिश्यू वास्टिंग होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि लो लेवल ऑफ प्रोटीन होगा। तो ये सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कहाँ पर देखने को मिलेगा हमें, जब किसका सिक्रीशन ज़्यादा हो जाएगा, जब एड्रिनल कॉर्टेक्स के हॉर्मोन्स का सिक्रीशन बढ़ जाएगा, इतनी सारी प्रॉब्लम होगी। और भी प्रॉब्लम हो सकती हैं, और क्या देखने को मिल सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। मैंने अभी बताया प्रोटीन जो होगा वो कम हो जाएगा, उसका लेवल डाउन हो जाएगा, तो जब उसका लेवल डाउन होगा सेल्स से तो जाहिर सी बात है ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। ठीक है, और कुछ कुछ बहुत ही मेजर प्रॉब्लम हो सकते हैं, ये भी मेजर ही है, बट क्या हो सकता है, एक डिजीज़ होती है जिसको बोलते हैं एड्रीनोजेनिटल सिंड्रोम।
एड्रीनोजेनिटल सिंड्रोम। एड्रीनोजेनिटल सिंड्रोम के केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, इस केस में ये देखने को मिलता है कि ये जो लड़कियां होती हैं ना, उनमें मेल्स जैसे कैरेक्टर आने लगेंगे, जो फीमेल्स हैं उनमें मेल्स जैसे कैरेक्टर आने लगेंगे। ठीक है, तो मेल्स लाइक कैरेक्टर्स सीन इन फीमेल्स। ठीक है, मेल जैसे कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, जैसे कि, ठीक है, डेंस हेयर ग्रोथ ऑन बॉडी, डेंस हेयर ग्रोथ ऑन बॉडी, बॉडी पर क्या होगा, बहुत ज़्यादा बाल आने लगेंगे, बहुत ज़्यादा बाल देखने लगेंगे, घने घने बाल, जैसे मेल्स में क्या होता है, बहुत ज़्यादा हेयर हो जाते हैं बॉडी पे। और क्या होगा, मॉस्टैचेस आने लगेंगे। ठीक है, मॉस्टैचेस आने लगेंगे। ठीक है, दाढ़ी मूछ आने लगेगी, बहुत सारी फीमेल्स में ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, थिकनेस ऑफ वॉइस, ठीक है, थिकनेस ऑफ वॉइस, जो आवाज़ होगी वो मोटी हो जाएगी। ठीक है, बहुत मोटी हो जाएगी आवाज़। तो ये कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलेंगे फीमेल के अंदर। तो इस केस को हम बोलते हैं एड्रीनोजेनिटल सिंड्रोम। और अगर हम सीवियर केसेस की बात करें, यानी बहुत अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, अगर बहुत ज़्यादा पर्सन अफेक्टेड है इस चीज़ से, तो क्या देखने को मिलेगा, जो फीमेल है ना, उसमें क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना, उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो आप खुद सोच सकते हो कि कितना सीवियर कंडीशन होगा। और इस कंडीशन को, ठीक है, दिस कंडीशन, ये जो कंडीशन होती है ना, दिस कंडीशन इज कॉल्ड, इस कंडीशन को हम कहते हैं, दिस कंडीशन इज कॉल्ड फीमेल सूडो हर्माफ्रोडाइटिज्म। आपको पता है कि बाइसेक्सुअल जब होते हैं मेल्स, तो उनको हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट हैं। ठीक है, बिकॉज इट मीन्स दे हैव मेल एंड फीमेल बोथ ऑर्गन्स इन अ बॉडी। सो अगर फीमेल में ये कंडीशन आती है कि मेल्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया, इट मीन्स they are called female pseudo hermaphroditism. This condition is called female pseudo hermaphroditism. Like these females have male and female both, and it is not a good thing. This is a major case, and in this case the female become sterile, वो जो होगी बाज हो जाएगी, फीमेल स्टेराइल हो जाएगी। ठीक है, उसकी जो फर्टिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत ही सीवियर केस में होता है। अगर मेल्स की बात करें, इन मेल्स, अगर मेल में अगर हम देखें, मेल्स के केस में अगर एड्रीनोजेनिटल सिंड्रोम का केस देखा जाता है, तो उसमें भी फीमेल जैसे कुछ कैरेक्टर आने लगेंगे, जैसे उसमें गाइनेकोमास्टिया का केस देखने को मिलेगा, यानी कि ब्रेस्ट जो होंगे वो फूलने शुरू हो जाएंगे, फीमेल लाइक ब्रेस्ट जैसे डेवलप होने लगेंगे, उनमें जिनके जो चेस्ट हैं वो स्वेल होने लगेंगे, फूलने लगेंगे, मैमरी ग्लैंड डेवलप होने लगेंगे, प्रॉपर डेवलपमेंट होने लगेगा। तो गाइनेकोमास्टिया का केस देखने को मिलेगा इन केस ऑफ मेल्स। तो ये तो चीज़ें थी, आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आई हो। अगर समझ में आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए कि मैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना सकूं। थैंक यू सो मच।